कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, यानी कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा। और इसी बात को हम लोग दूसरे वे में भी पढ़ते हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब आपराधिक मानववध हत्या के समान नहीं होगा या हत्या के तुल्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग देंगे। और आज आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। इस प्रश्न पे बात करने के पहले यदि इस प्रश्न में प्रयुक्त दो शब्दों की चर्चा की जाए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, तो सबसे पहले इनको जानना जरूरी है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो आपराधिक मानववध या कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, और ये मृत्यु जो कारित की जा रही है ये अभियुक्त के किसी कार्य द्वारा कारित की जा रही है, और उस कार्य और उस मृत्यु में कोई संबंध हो, तब उसी बात को हम आपराधिक मानववध कहते हैं। लेकिन इस मृत्यु के साथ साथ दो तीन बातें और जुड़ी होनी चाहिए कि अभियुक्त का आशय हो वो मृत्यु कारित करने का, या उसने कोई क्षति कारित की हो और उस क्षति से मृत्यु हो जाना संभाव्य हो, या अभियुक्त कोई ऐसा खतरनाक कार्य कर रहा है जिसके बारे में वो जानता है कि उस खतरनाक कार्य से मृत्यु हो जाना संभाव्य है। अब ये संभाव्यता का स्तर है, और इसके उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक व्यक्ति यहाँ गड्ढे पे झाड़ी पत्ती और लकड़ियाँ बिछा देता है ताकि इधर से आने वाला कोई व्यक्ति ये समझे कि ये समतल स्थान है और वो इससे जाते समय बीच में इसमें गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। यानी हम उदाहरण से अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ संभावना है कि कोई व्यक्ति आएगा, गड्ढे में गिरेगा, गड्ढा में गिर सकता है, मृत्यु हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर इसी दूसरे शब्द को अगर हम जानने की कोशिश करें, यानी मर्डर, हत्या वाले शब्द को जानने की कोशिश करें, तो हत्या में भी सेम वही बात है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है, और अभियुक्त के किसी कार्य द्वारा कारित होती है। अभियुक्त के कार्य और उस मृत्यु में कोई ना कोई संबंध हो। अब यहाँ हत्या में कन्वर्ट होने के लिए क्या आवश्यकता है कि अभियुक्त द्वारा जो कार्य किया गया है वो आशय से किया गया हो, यानी जैसा वहाँ पे आशय से किया गया था, यहाँ पे शारीरिक क्षति कारित की जा रही है, किसी बीमार व्यक्ति के बीमारी के बारे में या उसकी कमजोरी के बारे में पता होते हुए क्षति कारित करके मृत्यु कारित की जा रही है, या फिर ऐसी खतरनाक क्षति कारित की जा रही है कि उस क्षति से मृत्यु हो जाना अपने आप में सुनिश्चित है, निश्चित है, और या तो अभियुक्त यह जानते हुए ऐसा खतरनाक कार्य करता है कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, तो ये कार्य हो जाता है हत्या। अब अगर हम डिफरेंस करने की कोशिश करें दोनों में, तो हत्या में निश्चितता और गंभीरता बढ़ जाती है, और इसीलिए यहाँ निश्चितता आ जाती है, सर्टेनिटी आ जाती है मृत्यु कारित होने की। यानी पीड़ित अभियुक्त जो है वो जान रहा है कि उसे किसकी मृत्यु कारित करनी है, और पीड़ित निश्चित व्यक्ति है और निश्चितता के साथ उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती है, तब ये आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट हो जाता है मर्डर में। अब यहाँ हम लोगों का जो प्रश्न है मुख्य रूप से कि कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, और ये बात इस सेंस में आ रही है कि सभी आपराधिक मानववध यानी आपराधिक मानववध जो है ये मूल है, जीनस है, जाति है, और मर्डर उसकी प्रजाति है। यानी मर्डर होने के लिए सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, तभी मर्डर में वो कन्वर्ट होता है, अगर मर्डर की कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। और मर्डर की कंडीशन का मतलब कि निश्चितता के साथ मृत्यु कारित हो जाती है, तो उसी बात को हम लोग मर्डर कहते हैं। अब अगर अपने प्रश्न पे बात करें हम लोग, तो कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो इसका मतलब वो परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें धारा 101 में हत्या के अपवाद के रूप में बताया गया है। तो हत्या के अपवाद जो हैं उन्हें हम क्षमाशील या समनकारी परिस्थितियां मानते हैं, और वो समनकारी परिस्थितियां आपराधिक मानववध को हत्या में परिवर्तित नहीं होने देती और दंड की गंभीरता घट जाती है। इसी बात का उत्तर हम लोगों को यहाँ पे जानना है। अब सिंपल वे में अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, तो यदि अभियुक्त को पीड़ित ने गुस्सा दिला दिया और अभियुक्त ने उस गुस्से में पीड़ित की मृत्यु कारित कर दी, या फिर अभियुक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित कर देता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को एक्सीड कर जाता है, इसी तरह से लोक सेवक अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अपने अधिकार का उल्लंघन कर देता है और मृत्यु कारित कर देता है, अचानक दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े में बिना कोई क्रूरता किए हुए, अनुचित लाभ लिए हुए मृत्यु कारित कर दी जाती है। इसके बाद लास्ट है आपका किसी व्यक्ति की सम्मति से मृत्यु कारित कर दी जाती है। तो इन 5 अपवादों को हम मानते हैं कि ये आपराधिक मानववध ही रह जाता है, वो हत्या में कन्वर्ट नहीं होता है। अब इसी को हम लोग एक एक करके
सीक्वेंस में जानने की कोशिश करेंगे। तो अंडर द BNS ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा। सेक्शन 101 defines murder and the 5 exceptions to this section explain situations where the offense though amounting to culpable homicide is reduced from murder, यानी हत्या से वो अपराध घट करके आपराधिक मानववध रह जाता है जो हत्या के समान नहीं है। अब यहाँ ये बात किस सेंस में हो रही है, क्यों ये बात हो रही है, तो यहाँ जो रिड्यूस होने की बात की जा रही है, कम होने की बात की जा रही है, तो इसी धारा 105 में दंड की मात्रा पे सारी बात हो रही है। क्योंकि अगर हम हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तब अभियुक्त को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, आजीवन कारावास। और जब वो व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा तब उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये अंतर हो जाता है। तो ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ दंड का है या सजा का है। इसीलिए अभियोजन चाहता है कि ये हत्या यानी निश्चितता के साथ कारित की गई मृत्यु माना जाए, और अभियुक्त चाहता है कि उसका केस रिड्यूस हो जाए, मिटिगेटिंग फैक्टर्स आ गए इसमें, इसलिए उसका दंड घट जाए। ये पूरा खेल है। अब अगर हम उन एक्सेप्शंस की बात करें, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की बात करें, यानी एक्सेप्शंस को ही हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं, जिसकी वजह से गंभीरता अपराध की घट जाती है और उसी के साथ साथ दंड भी कम हो जाता है। तो पहला एक्सेप्शन जो बात करता है यानी आपराधिक मानववध को हत्या में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी कि अचानक और गंभीर प्रकोपन कारित किया जा रहा है पीड़ित की तरफ से, और उसी प्रकोपन की वजह से अभियुक्त ने मृत्यु कारित कर दी पीड़ित की। अब जैसा हम लोगों ने कहा कि पीड़ित ने गुस्सा दिलाया और अभियुक्त ने उसी गुस्से में उसी पीड़ित का जिसने गुस्सा दिलाया था उसकी मृत्यु कारित कर दी। यानी दूसरे की मृत्यु जानबूझ करके नहीं कारित की जानी चाहिए, भूलवश दूसरे की मृत्यु भी होगी तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अब एसेंशियल्स किसकी बात की जाए तो द प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव, यानी कि जो गुस्सा दिलाया जा रहा है, जो भड़काया जा रहा है, उत्प्रेरणा दिया जा रहा है या प्रकोपन दिया जा रहा है, वो गंभीर होना चाहिए। दूसरा, ऐसा गुस्सा दिलाया जाना या ऐसा प्रकोपित किया जाना अचानक हो, यानी कि सोचने समझने का समय न मिल पाया हो अभियुक्त को। द ऑफेंडर मस्ट हैव लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, और इस प्रकोपन के कारण, इस गुस्से के कारण अभियुक्त अपना आत्मनियंत्रण खो देता है। द एक्यूज्ड मस्ट नॉट हैव सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक द इंसिडेंट, यानी खुद से उसने अपने आप को गुस्सा न दिलाया हो। द एक्ट मस्ट बी डन बिफोर सेल्फ कंट्रोल वाज रीगेन्ड, और ऐसी मृत्यु कारित किया जाना फिर से शांत होने के पहले ही, यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है रीगेन्ड, यानी अपनी सामान्य परिस्थिति को फिर से प्राप्त करने के पहले ही उसने ऐसा कर दिया। नॉट गिवन इन ओबीडियंस टू द लॉ, यानी विधि के पालन में ऐसा गुस्सा न दिलाया गया। और विधि के पालन का मतलब कि कोर्ट ने आदेश किया, वारंट इशू किया, और उस वारंट को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति आता है अभियुक्त के पास, उसको गिरफ्तार करना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं गुस्से में हो गया और इसलिए मैंने मार दिया, तो ऐसा बचाव उसे नहीं मिलेगा। इसी तरह से नॉट गिवन बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा ऐसा गुस्सा न दिलाया गया। इसका मतलब पुलिस आ रही है गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है उस गिरफ्तारी के कारण और पुलिस अधिकारी की मृत्यु कारित कर देता है। नॉट गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ आरपीडी, यानी कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को मारा और उस व्यक्ति ने अभियुक्त को पकड़ लिया ताकि अपने को बचा सके, और तब अभियुक्त कह रहा है कि उसके पकड़ने की वजह से मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो यानी कि ये प्राइवेट डिफेंस में ना दिया गया हो, लोक सर्वेंट द्वारा नहीं दिया गया हो, और विधि के पालन में ऐसा न किया गया हो। लीडिंग केस लॉ, KM नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1962 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, और यहाँ कहा गया प्रोवोकेशन मस्ट बी सच एज वुड डिप्राइव ए रीजनेबल पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कूलिंग ऑफ पीरियड निगेट्स सडननेस, यानी कि कोई भी सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपना कंट्रोल खो देता, अपना नियंत्रण खो देता। और दूसरी बात कही जा रही है कि उसे शांत होने का समय न मिला हो। अगर शांत होने का समय मिल जाएगा तब यहाँ से सडननेस, यानी जो अचानक की बात की जा रही है, वो हट जाएगी और इसलिए उस अभियुक्त को ये लाभ नहीं मिलेगा। ए सीज हिज वाइफ इन एन एडल्ट्रियस एक्ट एंड इमीडिएटली अटैक द पैरामोर विथ ए नाइफ, यानी वो अपनी पत्नी के साथ किसी को दुराचार करते हुए देखता है और वो व्यक्ति उस दुराचारी की मृत्यु कारित कर देता है, तो उस अभियुक्त को इसका लाभ मिलेगा और उसका केस हत्या से रिड्यूस होकर के कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, यानी उसका दंड घट जाएगा।
एक्सेप्शन 2 में कहा जा रहा है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा कि किसी व्यक्ति ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्त की मृत्यु कारित कर दी है। सॉरी, यानी कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था उसने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को एक्सीड कर दिया और उसकी मृत्यु कारित कर दी। लेकिन ऐसी मृत्यु बिना सोचे समझे की जानी चाहिए और बिना किसी इंटेंशन से ऐसा कारित किया जाना चाहिए। अब इसके एसेंशियल्स की बात की जाए तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मस्ट एग्जिस्ट, यानी सबसे पहली बात तो यही है कि उसके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो अभियुक्त के पास। द एक्यूज्ड मस्ट एक्सरसाइज आरपीडी इन गुड फेथ, अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक उपयोग किया हो। एक्यूज्ड मस्ट हैव एक्सीडेड इट, यानी उसने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर दिया हो, यानी उसका वो आगे बढ़ गया हो। एक्ट मस्ट बी विदाउट मैलिस और इंटेंशन टू किल, अभियुक्त ने बिना किसी दुराशय के या मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया हो, तब उसे इसका लाभ मिलेगा और उसका दंड घटाया जा सकता है और अपराध की प्रकृति घटेगी। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के घर में चोर आता है और उस चोर को वो दौड़ाता है, और चोर मान लीजिए कमज़ोर प्रकृति का है, उसको सामान्य रूप से ही पकड़ करके पुलिस को दिया जा सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको दौड़ाते हुए उसके ऊपर तलवार से या किसी घातक हथियार से प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी वो व्यक्ति चोर के अगेंस्ट अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर रहा था, लेकिन उसने एक्सीड कर दिया, इसलिए वो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, यानी बिल्कुल ही उसको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। और वास्तव में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करता है, जैसा कि धारा 38 के कंडीशंस हैं, उन 7 दशाओं में होता तो बिल्कुल एक्सक्यूज़ मिल जाता, लेकिन उसने अपने आरपीडी का उल्लंघन किया, इसलिए उसका केवल दंड घटाया जा रहा है, अपराध की प्रकृति घट रही है, पूरी तरह से एक्सक्यूज़ उसे नहीं मिल रहा है। दरअसल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंक्लूड्स द राइट टू इन्फ्लिक्ट रीजनेबल हार्म बट नॉट एक्सेसिव फोर्स, यानी आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये एक सीमा तक ही उसे उपलब्ध है। देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे क्या कहा गया, आरपीडी इज प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनिटिव, यानी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये अपने आप को बचाने का अधिकार है, न कि दंडित करने का अधिकार है। तो यदि आप दंड देने की स्थिति में चले जाएंगे या एक्सीड कर जाएंगे अपने राइट को, तो आपको पूरी तरह से एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन, ए इज अटैक्ड बाई बी विथ स्टिक, यानी ए जो है बी के ऊपर डंडे से हमला करता है। ए इन डिफेंस यूजेज ए सॉर्ड एंड काजेज बीज डेथ, यानी कि ए ने बी के ऊपर हमला किया डंडे से और बी बदले में अपने को बचाने के लिए तलवार से ए की मृत्यु कारित कर देता है। तो कहीं ना कहीं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को उसने एक्सीड किया। बी को अपने आप को बचाने का अधिकार तो था, लेकिन वो या तो डंडा पकड़ लेता, डंडा छीन लेता, या ये भी इसको घूसे से मारता या कुछ भी करता, लेकिन तलवार से सीधे मार करके मृत्यु कारित कर दी इसने बी ने। तो ये इसने अपने राइट को एक्सीड किया है यहाँ पे, इसलिए ये पूरी तरह से इसको एक्सक्यूज नहीं मिल रहा है और ये केवल आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जाएगा, कम से कम दंड इसे दिया जाएगा। मे एक्सेसिव एक्सेप्शन 2 अप्लाइज, और उसके ऊपर अपवाद 2 लागू हो जाएगा और उसे लाभ उसका मिलेगा। एक्सेप्शन 3, पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस, इफ ए पब्लिक सर्वेंट causes डेथ while एक्टिंग lawfully फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस बट exceeds द पावर गिवन टू हिम इन गुड फेथ, द एक्ट इज नॉट मर्डर, यानी लोक सेवक अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसका केस भी मर्डर न होकर के कल्पेबल होमिसाइड होगा और उसे कम दंड से दंडित किया जाएगा। अब इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? एक्यूज मस्ट बी पब्लिक सर्वेंट और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट, या तो वो खुद पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक हो या वो लोक सेवक को सहायता कर रहा हो। एक्ट मस्ट बी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस, यानी वो लोक न्याय के लिए कार्य कर रहा हो। एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, वो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा हो। एक्सीडिंग द पावर्स गिवन टू हिम, उसको जो शक्ति मिली हुई है उसका उसने उल्लंघन कर दिया। काजेज डेथ बिलीविंग टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, उसे लगता है कि अपने कर्तव्य के पालन के लिए ये कार्य जो उसने किया, जिस कार्य से मृत्यु हुई है वो आवश्यक है। विदाउट इल विल टूवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज काज, जिसकी मृत्यु कारित की गई है उसके प्रति कोई दुराशय का भाव रखने के बिना ऐसा वो करता है, तब उसे इस अपवाद का लाभ मिलेगा और उसका कार्य आपराधिक मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। अब यहाँ एक्सीड करने की बार बार क्यों बात हो रही है, यानी प्राइवेट डिफेंस में भी आपने देखा और यहाँ भी देखा कि वो एक्सीड कर जाए। अगर वो एक्सीड नहीं करता है, केवल अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दी गई शक्ति का ही प्रयोग करके मृत्यु कारित कर रहा है, तो वो पूरी तरह से क्षम्य हो जाएगा। यही डिफरेंस है कि यहाँ एक्सीड करने की बार बार बात की जा रही है।
अब जैसे मान लीजिए लोक सेवक है, किस रूप में, जल्लाद है, और किसी अभियुक्त को फांसी देता है, तो अब फांसी देने का कार्य इसका पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे पूरी फुल एक्सक्यूज इसे मिल जाता है, कोई अपराध कारित ही नहीं होगा। लेकिन जब वो एक्सीड कर जाएगा तभी वो हत्या या आपराधिक मानववध का प्रश्न होगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो हत्या के लिए न उत्तरदायी होकर के बल्कि आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। दाखी सिंह वर्सेस स्टेट, ये 1955 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। और यहाँ मामला ये था कि एक सिपाही एक संदिग्ध चोर को पकड़ करके ले जा रहा था और चलती ट्रेन से ही चोर भागने लगता है। अब सिपाही को ये लगता है कि यदि मैंने गोली नहीं चलाई तो ये नहीं पकड़ा जा सकता है, तो उसने उस पर गोली चला दी, जबकि चोर के भागने पर गोली चलाना आवश्यक नहीं था। इसलिए उसने अपने शक्ति का उल्लंघन कर दिया, इसलिए इसे आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराएगा। ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए फ्लीइंग सस्पेक्ट, वही जैसा मैंने कहा यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक्सेप्शन फॉर सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन, यानी अचानक झगड़ा हो जाए और बिना सोच समझ के कोई कार्य किया जाए, तो झगड़ा होने में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे भी झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन, यानी उसी झगड़े के आवेश में ऐसा किया जाए बिना कुछ सोचे समझे या बिना भी कोई लाभ, अनुचित लाभ लिए हुए। एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं इसकी? सडन फाइट और क्वेरल, यानी अचानक झगड़ा या लड़ाई हो जाए। नो प्री प्लानिंग, कोई योजना ना हो, सोच समझ के कार्य ना किया गया हो। एक्ट डन इन द हीट ऑफ पैशन, यानी आवेश में, उसी झगड़े के आवेश में ये कार्य हो। नो इन्फ्लुएंस, नो अनड्यू एडवांटेज और क्रूएल और अनयूजुअल कंडक्ट, यानी कोई लाभ ना लिया जाए उस झगड़े का, कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार ना किया जाए या अनुचित कोई कार्य ना किया जाए, आचरण ना किया जाए, तब ये लाभ मिलेगा झगड़ा करने वाले व्यक्ति को और उसका कार्य हत्या न होकर के आपराधिक मानववध होगा। देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2024 का रिसेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का। हेल्ड दैट बोथ पार्टीज मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द क्वेरल, यानी दोनों पक्षकार झगड़ा कर रहे हों, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मार रहा हो तब इसका लाभ नहीं मिलेगा। जब दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे होंगे तब इसका लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए बस में बैठने को लेकर के दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति कहता है मैंने यहाँ पहले बैग रखा, दूसरा व्यक्ति कहता है मैंने पहले बैग रखा, और दोनों में झगड़ा होने लगता है। और एक व्यक्ति उसी झगड़े के दौरान उसको घूसा मार देता है, उसका गला दबा देता है, चाकू चला देता है और मृत्यु हो जाती है। तो झगड़ा की वजह से ये हत्या ना होकर के आपराधिक मानववध का केस होगा और कम दंड से उसे दंडित किया जाएगा। इन दिस केस नो क्रूएल और अनयूजुअल कंडक्ट शोज सो एक्यूज्ड इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन, यानी यहाँ पे इस मामले में कहा गया एक चाकू के प्रहार से मृत्यु कारित की गई थी झगड़ा के दौरान, तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे अभियुक्त को इसका लाभ मिलेगा और उसका केस कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। ए एंड बी आर्ग्यू इन मार्केट प्लेस, यानी बाजार में वो झगड़ा करते हैं और इसके बाद वो ईंट उठा करके चला देता है अभियुक्त और पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भी उसे झगड़े का लाभ देते हुए आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। कंसेंट ऑफ डिजीज, यानी मरने वाले व्यक्ति ने खुद ही अपनी सम्मति दी है मृत्यु कारित करने के लिए, तो भी ये हत्या का मामला ना होकर के आपराधिक मानववध का मामला होगा। अब यहाँ कंसेंट से क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है? तो कंसेंट से मृत्यु कारित करने से पूर्ण छूट नहीं मिलती है, इसीलिए ये केवल हत्या न होकर के आपराधिक मानववध की छूट मिल रही है, पूरी तरह से एक्सक्यूज़ नहीं मिल रहा है। जबकि कंसेंट से मान लीजिए दो खिलाड़ी आपस में खेल खेलते हैं और खेलने के दौरान एक व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो वो फुल एग्जेम्पशन वहाँ पे मिलता है, यानी फुल एक्सक्यूज़ मिल जाता है वहाँ तक। लेकिन मृत्यु कारित करने के लिए छूट नहीं है, इसलिए केवल उसकी ग्रेविटी घट रही है, पनिशमेंट घट रहा है। काजिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन एबव 18 ईयर्स विथ हिज फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट इज़ नॉट मर्डर, मर्डर न होकर के कल्पेबल होमिसाइड होगा। यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी की मृत्यु से, बीमारी से दुखी है और वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता, तो अब दोस्त अगर अपने दोस्त की मृत्यु कारित कर देता है उसके कहने से, उसकी सम्मति से, तो यहाँ भी ये केस मर्डर न होकर के कल्पेबल होमिसाइड होगा। एसेंशियल कंडीशन इसकी क्या होंगी? डिसीज्ड मस्ट बी 18+ ईयर्स, यानी जो मरने वाला व्यक्ति है वो 18 साल से अधिक उम्र का हो। कंसेंट मस्ट बी फ्री, वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड, यानी संसूचित की गई हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। नो कोर्सन, थ्रेट और मिसकंसेप्शन, यानी इसकी वजह से सम्मति न ली गई हो। ऐसी सम्मति होगी तब वो सम्मति नहीं मानी जाएगी और मृत्यु हत्या का अपराध होगा, आपराधिक मानववध नहीं होगा। अब इसके लिए केस है, फेमस केस है, लीडिंग केस है, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1958 का पटना हाई कोर्ट का केस है। कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू फियर और फ्रॉड, एक्यूज्ड इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अगर फ्री कंसेंट होगी तो। और इसी में एक केस स्नेक चार्मर का केस है पुनई फतेमा का, जहाँ की
पीड़ित ने इस भ्रम में सम्मति दी थी कि सपेरे को सांप से काटने के बाद सुरक्षा की उसके पास जड़ी है और उसे बचा लेगा सपेरा, तो यहाँ पे सपेरे को उत्तरदायी माना गया, यहाँ पे सम्मति फ्री नहीं थी। तो इस सेंस में आपने देखा कि कब कब किन किन इस परिस्थितियों में कोई अपराध, कोई आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। अब अगर हम लोग इनके पनिशमेंट की बात करें, जिस पनिशमेंट की मैं बार बार बात कर रहा था, व्हेन एनी ऑफ दीज एक्सेप्शंस अप्लाई द ऑफेंस बिकम्स सेक्शन 105, यानी ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के रूप में अपराध बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और यहाँ इसका पार्ट 1 जहाँ पे आशय के साथ मृत्यु की गई थी लेकिन 5 अपवाद आ गए थे बीच में, तो वहाँ पे ये अधिकतम आजीवन कारावास, और दूसरे केस में यानी एक दंड वहाँ पे हो सकता है, आशय के साथ मृत्यु कारित की गई थी तो आजीवन कारावास, या 5 वर्ष कम से कम या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन होगा। और यदि आशय नहीं था मृत्यु कारित करने का, केवल नॉलेज थी मृत्यु कारित हो जाने की संभावना का ज्ञान था, तब ये अपराध 10 वर्ष तक के कारावास से और फाइन से दंडनीय होगा। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द एक्ट दो काजिंग डेथ, यानी भले मृत्यु हुई हो, फॉल्स विद इन एनी ऑफ द 5 एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 101 BNS, यानी कि धारा 101 के अपवादों के अंतर्गत अगर मामला आता है। रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन फ्रेलिटी, यानी कि गलती, यानी वही जैसा मैंने कहा कि एक्सीड कर जाता है, फ्रेलिटी, गुड फेथ, डिफेंस एंड लैक ऑफ प्रीमेडिटेशन, these exceptions mitigate the gravity of the offense and reduce the charge from murder, यानी 103 धारा 103 में जो दंड की बात की गई है उससे रिड्यूस होकर के ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के रूप में धारा 105 के रूप में आ जाएगा और अपराधी का दंड या अभियुक्त का दंड घट जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, और आप शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपको किसी एग्ज़ाम में ये लिखना है तो एज इट इज़ इसी फ्लो में आप लिख सकते हैं। बस ये है कि आप अपने क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए, अगर वो क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो बिल्कुल इन्हीं बातों को केवल हेडिंग लिखेंगे आप, और अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर या 20 नंबर का है तो थोड़ा सा आप डिटेल भी इसी तरह से लिखेंगे। और आंसर राइटिंग, आपको मेंस की आंसर राइटिंग बिल्कुल डिट्टो इसी तरह से लिखनी है। आपको इसमें अलग से कुछ भी सोचने या विचारने या जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से शब्दों को घटा लेना है और बढ़ा लेना है। धन्यवाद।